नमस्कार। मैं मणि सर, साकेत आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडिया ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण पार्ट जो है वो है आपका भारत के तट। तो तट से संबंधित जानकारियां आज हमें लेनी है। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, किन किन विषयों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। जनरली बच्चे मुख्य तट की लंबाई कितनी है, कौन सा तटीय राज्य सबसे अधिक लंबा है, ऐसे दो चार प्रश्न जानते हैं। तो इससे काम चलने वाला नहीं है। आपको बहुत ही तट के संदर्भ में गहन अध्ययन की आवश्यकता है, जिससे आप किसी भी एग्जाम में जाइए तो उससे संबंधित क्वेश्चन जो भी हैं वो छूटने न पावे, आपके संज्ञान में होना चाहिए। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत के मुख्य तट। तो देखिए, भारत एक विशाल प्रायद्वीपीय आकार वाला राष्ट्र है। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंद महासागर के तट पर यह सबसे बड़ा राष्ट्र है और इसकी कुल तटीय लंबाई 7,516.6 किलोमीटर है। ये तब है जब भारत के मुख्य तट जो 9 राज्यों से संबंधित है और जो भारत के द्वीपीय भाग है उनके तट मिलाकर के 7,516.6 किलोमीटर है। लेकिन जब प्रश्न आता है कि मुख्य तट की लंबाई कितनी है, तो मुख्य तट की लंबाई कुल है 6100 किलोमीटर। तो इसी 6100 किलोमीटर के तटीय क्षेत्रों का अध्ययन करना है। तो देखिए, भारत के जो तट हैं, तट इसको हम दो भागों में बांटते हैं, एक पश्चिमी तट और दूसरा जो है पूर्वी तट। अब पश्चिमी तट पे कौन कौन से भाग आते हैं? तो सबसे पहले उत्तर से दक्षिण कच्छ तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और इसके बाद आपका आता है दक्षिणी तट। पूर्वी तट पे हमारा आता है कोरोमंडल तट। इसी में आपका आंध्र तट भी आ जाता है और दूसरा है उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट। इन्हीं तटों के बारे में हमें एक एक तट के विशेषता जानना है कि कच्छ तट से कैसे प्रश्न आते हैं, इसकी क्या विशेषता है, काठियावाड़ तट की क्या विशेषता है, कोंकण तट की क्या विशेषता है, मालाबार तट की क्या विशेषता है, पूर्वी तट में कोरोमंडल तट, उत्कल तट की क्या विशेषता है। इस तटीय क्षेत्रों से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और हर साल किसी न किसी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो हमें जब एक एक तट का गहन अध्ययन करेंगे तभी हम एग्जाम में आने वाले पेपरों का क्वेश्चनों का सही तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो एक एक तट का अध्ययन किया जाए। तो जैसे कि पश्चिमी तट है, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में कौन सा पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? कोंकण तट, मालाबार तट, काठियावाड़ तट, उत्कल तट। उत्कल तट नहीं है, ये पूर्वी तट का भाग है। दूसरा, कौन सा पूर्वी तट से संबंधित नहीं है? कोरोमंडल तट, उत्कल तट या आपका काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट नहीं है। तो कौन पश्चिमी तट पे स्थित है और कौन पूर्वी तट पे स्थित है, यह जानना जरूरी है। इसके बाद क्या बनता है इसमें जो है ये जो पश्चिमी तट है, अब जो भारत का पश्चिमी घाट तट, ये आपका निमज्जित है, निमज्जित तट है। और कच्छ तट और पूर्वी तट, पूर्वी तट ये आपका उन्मज्जित है। यहां से भी प्रश्न पूछता है निमज्जन और उन्मज्जन। निमज्जन मतलब धंसना, डाउनवर्ड, और उन्मज्जन अपवर्ड, उठा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग। ठीक है। तो अब जैसे अगर आपसे पूछा जाए निम्नलिखित में कौन सा निमज्जित तट का उदाहरण है? कच्छ तट, काठियावाड़ तट, कोरोमंडल तट, पश्चिमी घाट या मालाबार तट। तो आपका उत्तर क्या होगा? निमज्जित तट, मालाबार तट या पश्चिमी घाट तट।
और कौन उन्मज्जित तट का है उदाहरण, तो पूर्वी तट या उत्कल तट या हमारा कोरोमंडल तट, ये उन्मज्जित तट है। और कच्छ तट, तो उन्मज्जित तट में आता है आपका कच्छ तट, पूर्वी तट में आता है आपका कोरोमंडल तट और उत्कल तट। तो हमें ये क्लियर करना है कि कौन सा तट उन्मज्जित है और कौन सा तट निमज्जित है। इससे भी प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहती है। उन्मंजन मतलब होता है अपवार्ड, उभरना, ऊपर उठना, और निमंजन मतलब होता है धसाव या नीचे डाउनवर्ड। ठीक है। अब इसके बाद अगर हमें देखना है तो इसमें जो है ये देखिए, ये हमारा कच्छ तट है और काठियावाड़ तट, ये हमारा जो है क्या है, उन्मज्जित है। और पश्चिमी घाट जिसमें हम कोंकण तट से लेके मालाबार तट, दक्षिणी तट, ये हमारा निमज्जित है, सबडक्शन हुआ है। और इधर पूर्वी में कोरोमंडल तट या इसे आंध्र तट, और यहाँ पर उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट, ये आपका क्या है, ये आपका जो है उन्मज्जित तट है। तो निमंजन और उन्मंजन ये दोनों आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि भारत का कौन सा तट निमज्जित है और कौन सा उन्मज्जित तट है। अब आता है एक एक तट की चर्चा करते हैं। तो जैसे पश्चिमी तट, तो पश्चिमी तट में पहला हमारा है कच्छ तट। इससे किन किन बिंदुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहला विशेषता क्या है, उन्मज्जित तट है। पश्चिमी तट क्या है, उन्मज्जित तट है। जो कच्छ तट है, कच्छ का रंग जो क्षेत्र आता है, इस तट का महत्व क्या है, महत्व इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम एवं गैस जैसे खनिज पाए जाते हैं। इसके सागर तट पर सागरीय भाग में मत्स्य उत्पादन कार्य प्रमुख होता है। तो जो कच्छ तट है, इसका भूगर्भ पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है, मत्स्य उत्पादन का जाता है। यह तटीय क्षेत्र चूंकि पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगती है ना, उसके जलीय सीमा से लगती है, तो इसका भू राजनीतिक महत्व बहुत ज्यादा, जियोपॉलिटिक्स इसका बहुत है। तो सामरिक दृष्टिकोण से कच्छ तट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात की सीमा पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र से लगती है। अब इस तट के बारे में अगर हम देखें तो कच्छ तट के आसपास की क्या कंडीशन है। तो यह तट जो है प्रमुख नगर, यहां है प्रमुख नगर आपका मांडवी, मुद्रा, कांधला, जामनगर, ओखा, ये चारों शहर आपके जो है कच्छ तट पर स्थित हैं। अब यहीं पे दो प्रश्न बन सकते हैं कि कौन सा नगर कच्छ तट पर स्थित नहीं है। ओखा है, जामनगर भी है। जामनगर आपका पेट्रोल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, एशिया का सबसे बड़ा है। कांधला भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है माल ढुलाई के दृष्टिकोण से। मुद्रा अल्ट्रा मेगावाट प्रोजेक्ट है जो सुपर थर्मल पावर के अंतर्गत 4000 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है। मांडवी आपका एक औद्योगिक नगर है। तो मांडवी, मुद्रा, कांधला, जामनगर, ओखा ये कच्छ तट पर है। अब कौन नहीं है, तो पोरबंदर नहीं है, द्वारिका नहीं है, अंकलेश्वर नहीं है, कोई भी इसके अलावा वो नहीं है। तो कच्छ तट औद्योगिक दृष्टिकोण से भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये इसके तटीय नगर है। अब आगे कौन सा तटीय नगर है या नहीं है कच्छ के तट पर, जब हम इन चारों नगरों के विशेष जानेंगे तभी हम है और नहीं का आंसर दे पाएंगे। तो हमें यहाँ भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि मांडवी, मुद्रा, कांधला, जामनगर, ओखा ये इसके तटीय नगर है। अब इसके बाद आता है इसमें इस कच्छ क्रीक मतलब होता है समुद्र का जलीय भाग, नुकीला भाग जो स्थल में इनलेट हो, प्रवेश पृष्ठ हो, उसे हम क्रीक कहते हैं। तो इसमें 3 क्रीक हैं, सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोलिया
गोलिया क्रीक, ये तीनों जो है क्रीक है। सर क्रीक सभी जानते हैं, सर क्रीक भारत पाकिस्तान के बीच डिस्प्यूटेड क्षेत्र है। कोरी क्रीक भी है, गोलिया क्रीक, ये तीन क्षेत्र हैं। कई बार पूछा गया है गोलिया क्रीक कहाँ स्थित है, सर क्रीक कहाँ स्थित है, जानना चाहिए। ये जो कच्छ तटीय क्षेत्र, जो कच्छ तट हमारा है, कच्छ तट, ये लवणीय एवं दलदल भूमि से युक्त है। यहीं पर कच्छ की पहाड़ी भी है। तो कच्छ तट जो है लवड़ी और दलदल भूमि है, इसके मध्य में कच्छ की पहाड़ी है। वर्षा काल में चारों तरफ से द्वीप का आकार हो जाता है, क्योंकि लूनी नदी का जल आगे चारों तरफ से घिर जाता है, तो द्वीपीय आकार का हो जाता है। शेष समय यह प्रायद्वीपीय आकार का होता है। कच्छ तट भारत का आर्थिक, राजनीतिक और सामरिक तीनों दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक दृष्टिकोण से क्योंकि इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते, प्राकृतिक गैस पाई जाती है। इसके सतह पर समुद्र भागों में मछली पकड़ने का मुख्य कार्य किया जाता है, तो आर्थिक दृष्टिकोण से महत्व। सामरिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, सैन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है, तो सामरिक दृष्टिकोण से भी कच्छ तट काफी इंपॉर्टेंट आता है। इसके तट के प्रमुख नगर मांडवी, मुद्रा, कांधला, जामनगर है, कांधला, जामनगर और ओखा है। कौन है और नहीं है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके क्रीक जो है सर क्रीक, कोरी क्रीक और गोलिया क्रीक है। और इसी कच्छ रन पर है, कच्छ में एक हरामी नाला भी है। इसका नाम क्या है? हरामी नाला। ये हरामी नाला इसलिए नाम है, ये बहुत विश्वसनीय नहीं रहता है, कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा हो जाता है, तो इसलिए इसे हरामी नाला के नाम से भी जानते हैं, जो कच्छ के रन में यह प्रवाहित होती है। तो कच्छ के तट से संबंधित इतने प्रश्नों पर हमें विशेष फोकस करने की क्या है, आवश्यकता है। अब आती है बात काठियावाड़ तट। काठियावाड़ तट ये गुजरात राज्य है, इसे हम गुजरात तट कहते हैं, गुजरात तट कहते हैं। यह तटीय भाग उन्मज्जित है, ठीक है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। तीसरा यह है कि यहाँ पर कृषि कार्य महत्वपूर्ण होता है। कृषि कार्य जैसे नारियल, धान आदि का वर्षा अधिक होती है। इसके बाद इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम निक्षेप पाए जाते हैं। ये जो काठियावाड़ तट है, इसका जो विस्तार है, मतलब द्वारका से लेकर सूरत तक है। इसी में दक्षिण पूर्वी में गहिलवाड़ तट है, इसी से संबंधित है। इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। कृषि कार्य अवसादी चट्टानों से निर्मित है। उन्मज्जित तट का उदाहरण है कभी सुनामी निर्मित बांध, अल्लाह का बांध भी स्थित है। किस पे? काठियावाड़ तट पर। प्रमुख नदी गंजी, माही, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, ये कच्छ के तट से गुजरने वाली प्रमुख नदियां हैं। इसके प्रमुख नगर आईएएस में पूछा गया है और जगह पूछा है। प्रमुख तटीय नगर द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ,
भावनगर, खंभात, अंकलेश्वर, सूरत जैसे क्या है, प्रमुख है नगर है। तो इन जो हमारा ये क्षेत्र है, ये आपका ओखा है, यहां से लेकर के ये आपका जो सूरत तक काठियावाड़ तट है, अवसादी चट्टानों से ये निर्मित है। इसके तट के भूगर्भ में पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के भंडार पाए जाते हैं। वर्षा अधिक होती है, ठीक है, धान की खेती होती है, नारियल की खेती होती है। इसके तट पर यहीं पर अल्लाह का बांध है जो सुनामी से निर्मित है, क्योंकि सुनामी के कारण जो है, सुनामी के कारण यहाँ पर अल्लाह का बांध बन गया। चट्टाने, इतना दबाव पड़ा कि चट्टाने उभर गई, ऊपर उठ गई और चारों तरफ से जल भर गया। जो लोग वहां पर मछुआरा अन्य लोग थे वो जाकर के ऊपर जाकर बच गए। तो कभी कभी एक्सीडेंटल कोई घटना होती है, बच जाते हैं तो कहते हैं भगवान ने मुझे बचा लिया, तो अल्लाह ने मुझे बचा लिया, इसलिए अल्लाह का बांध डैम बन गया। और अब ये जो यहाँ पर कृषि कार्य, पेट्रोलियम, प्राकृतिक, विशेष क्या, कौन सी नदी, सतरंजी नदी है। इसी पर एक गहिलवाड़ तट भी है, आपको मैंने बताया ये गहिलवाड़ तट यहाँ आपका है, गहिलवाड़ तट है। तो भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ तट के बाद काठियावाड़ तट, ये दोनों तट की समानता क्या है कि दोनों उन्मज्जित तट के उदाहरण हैं और दोनों पेट्रोलियम के निक्षेप पाए थे। जैसे ऐसे पूछा किस तट पे पेट्रोलियम के निक्षेप नहीं पाए जाते हैं, तो पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, ये तब प्रश्न उसका उत्तर आप दे पाएंगे जब सभी तटों की विशेषता आप जानेंगे। तो सभी तटों के रूप में हम क्या देखें कि कच्छ तट पे पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं, काठियावाड़ तट पे पाए जाते हैं, कोरोमंडल तट पे पाए जाते हैं, लेकिन मालाबार तट पे नहीं पाए जाते हैं। तो तब लगेगा जब इन तीनों तटों के बारे में आप अच्छे से जानेंगे, तब मालाबार जाके लगा पाएंगे कि मालाबार तट पर नहीं पाए थे। इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। तो काठियावाड़ तट के कौन नगर है ये जाने रहिए, कौन सी नदी है, सतलुज यहाँ है, साबरमती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, नदियां आकर के खंभात की खाड़ी में गिरती हैं। तो ये नंबर है। अब पूछा गया है पश्चिम से पूरब नगरों का सही अवरोही क्रम। तो यहाँ पर द्वारका है, द्वारका के बाद आपका पोरबंदर है, वेरावल है, सोमनाथ है, भावनगर, ऐसे आप जाने रहिए। आप अगर सेल्फ स्टडी करते हैं, मैप खोलिए, काठियावाड़ चल तट जरिए, और सारे पॉलिटिकल का मैप में दो तरह से मैप होता है, एक फिजिकल और एक पॉलिटिकल। तो जब नगर आपको देखना है तो पॉलिटिकल काठियावाड़ तट देखिए, तो सारे नगर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरह से आप स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि तटीय क्षेत्रों से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा आपके लिए आसान होगा। अब इसके बाद आता है कि कोंकण तट, कोंकण तट ये बेसिकली महाराष्ट्र और गोवा राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र और गोवा, गोवा राज्य है। इसका विस्तार जो है, विस्तार ताप्ती नदी से लेकर मांडवी नदी तक है। ये कोंकण तट बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। इस तट पे आम, नारियल के वृक्ष प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कोंकण तट औद्योगिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। जैसे आपका भाईंदर, बांद्रा, तारापुर, मुंबई, अलीबाग, रत्नागिरी, पणजी जैसे नगर है। तो उत्तर से दक्षिण नगरों को भी जान रहिए, समझ गए, उत्तर से
दक्षिणी क्या है, इन नगरों को भी जाने रहिए। कोंकण तट के अंतर्गत कौन कौन से नगर हैं, ठीक है, ये कोंकण तट है, तो ये पूरा तट महाराष्ट्र और गोवा राज्य से है, कुछ इसका भाग गुजरात से भी जुड़ा हुआ है। यह औद्योगिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। निमज्जित तट का उदाहरण, ये कोंकण तट किसका उदाहरण है, निमज्जित तट का उदाहरण है, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। आम और नारियल के बीच पूछा गया है कि आम और नारियल के बीच किस तटीय भाग में सबसे अधिक पाए जाते हैं, तो कोंकण तट पे पाए जाते हैं। यहाँ एक वर्षा होती है, प्री मानसून वर्षा जो होती है, मानसून के पहले की जो वर्षा होती है अप्रैल महीने की, मार्च अप्रैल के महीने में, उसे हम प्री मानसून वर्षा कहते हैं। यहाँ पर कौन सा होता है, मैंगो सावर वर्षा। तो मैंगो सावर वर्षा, अब पूछ लिया कि मैंगो सावर वर्षा किस तट पे होता है, तो कोंकण तट पे होता है, बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है, ठीक है। बंबई यहाँ का सबसे प्रमुख नगर है, और नगर है, और यहीं पर आपका एक है कोंकण तट पर कोलंबो क्रीक, कोलंबो क्रीक, ये रत्नागिरी के पास है, रत्नागिरी के निकट महाराष्ट्र। अब सर क्रीक तो सभी जानते हैं, कोरी के भी जान हो गए, गोलिया क्रीक भी जान गए, कोलंबो क्रीक भी जाने रहिएगा। आप एटलस खोलिएगा, महाराष्ट्र जाइएगा, फिजिकल में देखिएगा तो कोलंबो क्रीक लिखा होगा, है। अब आ गया कोलंबो क्रीक किस राज्य से संबंधित है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। आपको उत्तर क्या होगा, महाराष्ट्र, ठीक है। तो कोलंबो क्रीक, तो ये जो आपका तट है कोंकण तट, इन्हीं विशेषताओं के लिए जाना जाता है, ठीक है। ये आपका कोंकण तट है। अब बात आती है मालाबार तट, मालाबार तट, ये मुख्यतः कर्नाटक राज्य से संबंधित है। मांडवी से मंगलुरु तक इसका विस्तार है मालाबार तट का, और भी नीचे भी है, लेकिन इसको हम दक्षिणी तट के रूप में अध्ययन करते हैं, ठीक है। नहीं छोड़ दीजिए, मालाबार तट मांडवी मंगलुरु तक है। इसकी क्या विशेषता है, यह रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है और काफी दुर्गम क्षेत्र है। पश्चिमी तट का सबसे दुर्गम क्षेत्र अगर माना जाता है तो ये मालाबार तट है। इस तटीय भाग में जो नदियां अरब सागर में गिरती हैं, गहरे गार्ज का निर्माण करती, प्रपात का निर्माण करती हैं, खाइयां चौड़ी चौड़ी पाई जाती हैं, तो काफी दुर्गम क्षेत्र है। कौन सा तट, मालाबार तट। बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, बालुका स्तूप पाए जाते हैं। अब आपसे पूछेगा कौन सा तट बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, तो वो आपका कौन होगा, मालाबार तट। तो बालुका स्तूप के लिए आता है। बागाती कृषि, यह तटीय क्षेत्र जो है बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, विशेष करके कहवा के लिए, चाय के लिए, है। तो मालाबार तट की क्या क्या खासियत है, यह तट जो है ये भी निमज्जित है, रूपांतरित चट्टानों से निर्मित है, और ये तट जो है बालुका स्तूप के लिए जाना जाता है, बागाती कृषि के लिए जाना जाता है। ये काफी भारत का दुर्गम तटीय क्षेत्र है। और ये जो तटीय नगर है, तो नगर जो होगा वो कारवाड़, उडुपी, मंगलौर, ये तटीय नगर है, ठीक है। कारवाड़ एशिया का सबसे बड़ा नौसैन्य बेस है। उडुपी और मंगलौर औद्योगिक नगर है। मंगलौर बंदरगाह के लिए भी जाना जाता है, साथ साथ पेट्रो रसायन उद्योग के लिए भी जाना जाता है। तो ये मालाबार तट के बारे में हमें जानकारी लेनी है कि मालाबार तट की क्या विशेषता है। बागाती कृषि, हर तट का अपना अलग अलग विशेषता है। 4 विशेषता और 4 तट कहेगा सुमेलित करिए। मत्स्य उत्पादन कार्य अगर आपका हो जाएगा तो कच्छ तट होगा। अगर आपका आम नारियल वृक्ष हो जाएंगे तो कोंकण तट होगा। यदि आपका पूछा जाए कि बागाती कृषि, तो मालाबार तट होगा। तो 4 विशेषता, 4 कार्य और 4 तट, ये भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद आता है दक्षिणी तट, ये केरल तट है। दक्षिणी तट
ये भी निमज्जित तट का उदाहरण है। इसकी क्या क्या विशेषता है? अब ये मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक है। मंगलौर से लेकर क्या है? कन्याकुमारी तक है दक्षिणी तट। इसकी क्या विशेषता है? देखिए, ये जैव विविधता सर्वाधिक। हम जानते हैं कि जहां जितना अधिक हाई टेम्परेचर और हाई रेनीफॉल होगा, बायोडाइवर्सिटी वहां उतना ही अधिक होगा। क्योंकि भारत के पश्चिमी तट पर सबसे अधिक औसत वार्षिक वर्षा जो होती है वो किस पर होती है? दक्षिणी तट या केरल तट पर होती है। यहाँ वर्षा की परिवर्तनशीलता भी काफी कम होती है, क्योंकि वर्षा की परिवर्तनशीलता का असर का मतलब क्या है कि जिस तटीय क्षेत्र में जितने लंबे अवधि तक वर्षा होती है वहां परिवर्तनशीलता कम होती है, और जिस राज्य या तटीय भाग में जितनी ही कम अवधि की वर्षा होती है परिवर्तनशीलता उतना ही अधिक होती है। तो अब अगर पूछा जाए कि किस तट पर वर्षा की परिवर्तनशीलता सबसे कम पाई जाती है, तो हमारा दक्षिणी तट या केरल तट होता है। बायोडाइवर्सिटी यही है। यहीं पर जो है साइलेंट क्या है? साइलेंट वैली है केरल में, जो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। साइलेंट वैली दक्षिणी तट पर है। इसके भूगर्भ में मोनाजाइट खनिज, ये महत्वपूर्ण धातु है, पदार्थ है, खनिज यूरेनियम का ही एक रूप है। यद्यपि इसका हम व्यावसायिक दोहन नहीं कर रहे हैं, लेकिन विश्व में सबसे अधिक मोनाजाइट जो पाया जाता है वो भारत में, और भारत में जो सबसे अधिक पाया जाता है वो केरल में। केरल का तटीय भाग में मोनाजाइट खनिज पाए जाते हैं, जैव बायोडाइवर्सिटी के लिए है। यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झीलें जिसे हम क्या कहते हैं? हम कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल। अब जैसे बेम्बनाज झील, अष्टमुडी झील, ये दोनों लैगून झीलें हैं। बेम्बनाज झील पर नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। ठीक है, नौका दौड़ प्रतियोगिता किस झील के? बेम्बनाज झील। बेम्बनाज झील कैसा है? लैगून झील है। कहाँ है? केरल में है। इसके नीचे 10 अष्टमुडी झील है, ये भी क्या है? लैगून झील है। तो केरल के तट पर जो झीलें होती हैं, लैगून से निर्मित झीलें जो होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। और 2 प्रमुख झीलें हैं, बेम्बनाज झील और अष्टमुडी झील। अब आता है ये जो पश्चिमी तट है, प्रमुख नगर। तो जितने भी प्रमुख नगर केरल के तट पर है, चाहे वो आपका कोच्चि हो, एर्नाकुलम हो, हैं, ऐसे तटीय नगर है। तो कच्छ के तट के नगर जो है उत्तर से दक्षिण, आप उसको जाने रहिए। तो इस तरह से कच्छ के तट पर इसके है आपके जो दक्षिणी तट है वो दक्षिणी तट पर जाने रहिए। दक्षिणी तट की विशेषता फिर से जान लीजिए। ये भारत का सबसे अधिक बायोडाइवर्सिटी वाला क्षेत्र है। ये तट अरब सागर के एकदम समीप समानांतर स्थित है। इस तटीय भाग में वर्षा अधिक होती है, वर्षा की परिवर्तनशीलता कम पाई जाती है। इसके भूगर्भ में जो है मोनाजाइट के खनिज का सर्वाधिक भंडार है। वर्तमान में इसका कोस्टल इरोजन सबसे अधिक हो रहा है। अगर पूछा जाए तटीय कटाव, जैसे नदियां अपने साथ अपने तटों को काटती रहती हैं और खड़े कगार बन जाती हैं, ऐसे ही समुद्र के वेव्स जो ओशियन वेव्स होते हैं, जब तट से कोस्ट से टकराते हैं तो जो कोमल जो चट्टानें होती हैं उसको अपरदित कर देती है। तो केरल का तट पर सबसे अधिक तटीय कटाव हो रहा है। तो भारत के जो 9 राज्य तटीय राज्य हैं, इन 9 राज्यों में सर्वाधिक सॉइल इरोजन जो होता है वो केरल के राज्य में होता है। इसको जाने रहिए। ठीक है, यहाँ की झीलों को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, लैगून की, बेम्बनाद और ये अष्टमुडी है। बेम्बनाद झील की विशेषता है कि ओणम के पर्व पर, ओणम जो त्योहार होता है, जैसे हमारे यहाँ मकर संक्रांति, वैसे ही यहाँ ओणम का त्योहार मनाया था। यहाँ पर नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है। तो इसके बारे में भी जाने रहिए। साइलेंट वैली भी तटीय क्षेत्र में है।
है। और इस तट पर भी बागाती कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। कौन सी कृषि? बागाती कृषि और मत्स्य उत्पादन कार्य के दक्षिणी तट का प्रमुख आर्थिक महत्व है। और कोच्चि जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है एरिया के दृष्टिकोण से, वो कोच्चि यहीं पर स्थित है। तो इतना हमारा जो अध्ययन रहा वो पश्चिमी तट के संदर्भ में रहा। तो फिर से आप जान लिए पश्चिमी तट के अंतर्गत कौन कौन से आता है? कच्छ तट, काठियावाड़ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और दक्षिणी तट। हर तट की अपनी अपनी विशेषता है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी के दृष्टिकोण से देखें, बागाती कृषि के दृष्टिकोण से देखें, सॉइल इरोजन के दृष्टिकोण से देखें, मोनाजाइट के रूप में देखें, तो केरल तट सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम बालुका स्तूप के रूप में देखें, बागाती कृषि के रूप में देखें, रोमांटिक चट्टान, खड़े कगार, दुर्गम, तो ये हमारा मालाबार तट महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर हम ये कोंकण तट को, तो बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है और यहाँ पर मैंगो सावर वर्षा होती है, आम नारियल के वृक्ष प्रमुख पाए जाते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह तट काफी समृद्ध है। बंबई इसका तट पर स्थित सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक नगर है। तो इसकी विशेषता कोलंबो क्रीक है, ठीक है। और इसके बाद काठियावाड़ तट देखें तो यह भारत का गुजरात तट के नाम से जाना जाता है। अवसादी चट्टानों से निर्मित है। अल्लाह का बांध यहीं पर स्थित है, काठियावाड़ तट पर ही स्थित है, ठीक है। आम नारियल धान जैसी खेती की जाती है। इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम के क्या है भंडार पाए जाते हैं। खंभात की खाड़ी इसी से जुड़ा हुआ है। भारत की सबसे चौड़ी खाड़ी खंभात की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है। अलियाबेद, खड़ियाबेद, दीव जैसे द्वीप भी इसी तटीय क्षेत्र पर संबंधित है। ये भी जानना चाहिए। कौन कौन से तटीय नगर है ये भी जानना चाहिए। और इसी तरह से कच्छ तट के बारे में आता है। तो भारत का पश्चिमी तट की यही विशेषता रखता है। इन विशेषताओं को अगर हम ध्यान देंगे तो पश्चिमी तट से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो गलत नहीं होंगे। आ जाएगा उत्तर से दक्षिण नगरों का सही क्रम। वो हो सकता है आपका क्रम सूरत से लेकर के रत्नागिरी पूछ सकता है, या वो आपका जो है कारवार से लेकर के और कोच्चि तक पूछ सकता है। कोई 4 नगर दे देगा। आपको क्रम भी जानना चाहिए, कौन सा पश्चिमी तट पर स्थित नगर है या नहीं है। ये सब तभी लगेगा जब पश्चिमी तट का आप गहन अध्ययन करेंगे। अब बात आती है पूर्वी तट। पूर्वी तट, तो पूर्वी तट को मुख्यतः 2 भागों में बांटते हैं, कोरो मंडल तट और उत्कल तट। ये आपकी मंदार की खाड़ी है, यहां से इसका विस्तार है। ये हमारा कोरोमंडल तट है। ये क्षेत्र कोरोमंडल तट इसकी क्या विशेषता है? तटीय भाग काफी चौड़ा है, अर्थात मैदानी भाग है। वर्षा लौटती मानसून से होती है। या आपको हम कहें उत्तर पूर्वी मानसूनी कोनों से वर्षा होती है। इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम एवं गैस के भंडार पाए जाते हैं। पेट्रोलियम और गैस के भंडार पाए जाते हैं। तटीय क्षेत्र काफी चौड़ा है। यहाँ पर प्रमुख झीलें प्रमुख है। झीलें अगर देखें, किलवेली ये तमिलनाडु में है। इसके बाद आपका आता है पुलिकट झील। पुलिकट झील तमिल और आंध्र सीमा पर है। कुल्लेरू झील ये कृष्णा और गोदावरी के मध्य है। अब ये जानिए कोरोमंडल तट जो है भारत का सबसे दक्षिण पूर्वी भाग है।
ये मैदानी भाग काफी चौड़ा है, अवसादी चट्टानों से निर्मित है। इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। इसके भूगर्भ में पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं। लौटती मानसून से वर्षा होती है, वर्षा क्या होती है, कम होती है। अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है, पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं। मुख्य रूप से यहाँ पर जो कृषि होती है, कृषि कार्य जो है, ये चावल, सुपारी, नारियल, आम का उत्पादन होता है। मत्स्य कार्य भी प्रमुख रूप से होता है कोंकण तट पर, कोरोमंडल तट पर। तो कोरोमंडल लौटती मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा। भूगर्भ में पेट्रोलियम की निक्षेप है, अवसादी चट्टाने में मैदानी भाग का विस्तार अधिक है, ठीक है। और शुष्क जलवायु पाई जाती है। सुपारी, आम, नारियल, धान आदि की कृषि भी इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से की जाती है। यहाँ पर आपका किलवेरी एक झील है, जो लैगून निर्मित झील है। यहाँ पर पुलिकिट झील है। पुलिकिट झील के मध्य में श्री हरिकोटा द्वीप है। इसी द्वीप पर सतीश धवन भूग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। ये तट, ये झील जो है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पर स्थित है। कौन सा? पुलिकट। और किलवेली कहाँ? ये पूर्णतः तमिलनाडु में स्थित है। ये दोनों झीलों का कॉमन क्या है? ये दोनों झीलें लैगून से निर्मित है, अर्थात ये खारे पानी से निर्मित झील है। यहाँ पर हमारा जो है, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर जो है, ये हमारा यहाँ पर एक झील है पुलेरू। तो जहां तक किलवेली झील और ये पुलिकट झील, ये दोनों लैगून से निर्मित है, खारे पानी की झील है, तट पर स्थित है। वहीं एक तट से दूर कुल्लेरू झील है। कुलेरू, ये जो झील है एक मीठे पानी की झील है और कृष्णा गोदावरी के मध्य में स्थित है। इसके जो प्रमुख नगर है, तो देखो, ये मन्नार के खाड़ी पर तूतीकोरन है, जो भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। इसे मत्स्य बंदरगाह के नाम से जानते हैं। इससे आप आगे बढ़ेंगे, धनुषकोट रामेश्वरम आ जाएगा, इसको आप जानते हैं। यहाँ पाम्बन चैनल है, यहाँ पॉइंट किलिमोर है। इसके बाद आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपका पांडिचेरी है, चेन्नई है, एन्नौर है। इसके बाद श्री विशाखापट्टनम, काकाकुलम। तो इसके तटीय नगर को भी आप इसके तटीय नगर को भी आप जाने रहिए कि कोरोमंडल तट पे कौन कौन से नगर स्थित है। तो तूतीकोरन से लेकर के माहे, पांडिचेरी से लेकर के इसके बाद आपका काकीनाडा है, विशाखापट्टनम, ये सब यहाँ पर स्थित नगर है। एन्नौर है, एन्नौर भारत का फ्री पोर्ट बंदरगाह है। फ्री पोर्ट नहीं, इसको कहते हैं क्या, निगमित क्षेत्र का बंदरगाह है, ठीक है। तो कोरोमंडल तट आ गया। अब आपका आ गया उत्कल तट। उत्कल तट जो है आपका क्या है, ये तट उन्मज्जित है। कोरोमंडल तट भी उन्मज्जित है, उत्कल तट भी उन्मज्जित। ऑल ओवर पूर्वी तट, कोस्टल जो है एरिया, वो क्या है, उन्मज्जित तट है। तो उत्कल तट जो है आपका, ये विस्तार उड़ीसा और बंगाल, इसे हम उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं, उत्तरी सरकार तट भी कहते हैं। यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत आते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, विनाशकारी चक्रवात किस तट पर प्राय आते हैं? तो हमारा कौन है, वह उत्कल तट है, ठीक है। सॉरी, हाँ, उत्कल तट है, ठीक है। और अब इस उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट या उत्तरी सरकार तट उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए जाना जाता है।
इस उत्कल तट पर प्रमुख झील जो है वो आपका है कौन सा? चिल्का झील है। चिल्का झील की विशेषता क्या है? जो चिल्का झील है लैगून निर्मित भारत का सबसे बड़ा झील है। ठीक है, लैगून निर्मित भारत का सबसे बड़ा झील है। यहाँ पे क्या क्या विशेषता है? नंबर 1, बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। दूसरा, भारत का सबसे अधिक झींगा मछली का उत्पादन किस झील से होता है? चिल्का झील से होता है। साइबेरियन पक्षियों का प्रवास स्थल है। ठीक है, इसी झील के आसपास मगरमच्छ घड़ियाल प्रजनन केंद्र है, गाहिर माथा है, भितरकनिका है। तो यहीं पर आपका अगर नगर देखेंगे तो आपका यहाँ पर पुरी है, कोणार्क है। ठीक है, पुरी और क्या कहते हैं, पुरी, कोणार्क। इसके बाद आपका आता है यहाँ पर ये व्हीलर द्वीप है, क्या कहते हैं, पुरी, कोणार्क है। और आपका यहाँ पर वो चांदीपुर है, चांदीपुर मिसाइल परीक्षण केंद्र है ना, बालसोर डिस्ट्रिक्ट में है। ये जो उड़ीसा तट है या उत्कल तट कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए प्रसिद्ध है। महानदी के मुहाने पर अक्सर चक्रवात आते रहते हैं, विनाशकारी चक्रवात आते हैं। ठीक है, ये तटीय क्षेत्र पर जूट और चावल की कृषि प्रमुख रूप से की जाती है। इसके जो नगर है उन नगरों को आप जाने रहिए, हैं कोणार्क, पुरी, गोपालपुर है, आपका चांदीपुर यहीं से तट पर स्थित है। इसके बाद पश्चिमी बंगाल आता है, सुंदरबन डेल्टाई क्षेत्र, ये भी बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। हुगली नदी है, उसके आसपास दीघा पुलिन है ना, जो पर्यटन के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, तो ये सब पूर्वी तट की चर्चा हम करते हैं। तो कौन सा नगर पूर्वी तट पे स्थित है, कौन पश्चिमी तट पे स्थित है, कौन किस तट पे स्थित है, ये सारी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब आता है, इसको ऐसे फिर से देखें तो हमारे जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट है इनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो अगर ये कहा जाए कि किस तट पे अर्ध शुष्क जलवायु पाई जाती है तो कोरोमंडल तट। किस तट पर जो है आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो उत्कल तट पर। किस तट पर जो है तटीय अपरदन सबसे अधिक होता है तो हमारा केरल तट या दक्षिणी तट। कौन सा तट सर्वाधिक दुर्गम क्षेत्र से है तो वो हमारा मालाबार तट। किस तट पे सबसे अधिक जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं तो वो मालाबार तट। कोलंबो क्रीक किस तट पर है तो कोंकण तट पर है। किस तट पे मैंगो सावर पर्दा वर्षा होती है तो कोंकण तट पर होती है। तो हर तट का अपना महत्व है। तो अब पेट्रोलियम की निक्षेप, कोरोमंडल तट, काठियावाड़ तट और कच्छ तट, ये 3 तट ऐसे भारत के हैं जहां पर पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, अब कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ नहीं पाए जाते, ये जानिए। कोरोमंडल तट की क्या विशेषता है आपको जानना है। कौन सा तट सबसे अधिक चौड़ा है आपको जानना है। कौन सा तट उन्मज्जित तट का उदाहरण है, कौन निमज्जित तट का उदाहरण है, ये आपको अंतर करना है। उत्तर से दक्षिण नगरों का क्रम क्या है ये आपको जानना है। कौन तटीय नगर स्थित है, कौन सा नहीं है, ये आपको जानना है। कौन सी झील लैगून से निर्मित नहीं है तो अष्टमुडी है, वेम्बनाड है, किरवेली है, पुलिकट है, कुल्लेरू नहीं है। यद्यपि चारों तटीय झील है, कुल्लेरू झील जो है मीठे पानी की है, से सभी झीलें लैगून से क्या है निर्मित है। तो इन सब के बारे में अध्ययन आवश्यक होता। अगर आप इस तरह से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि तटीय क्षेत्रों से जो भी प्रश्न बनते हैं और वो आपके मैक्सिमम सही होंगे। बस ध्यान देने की है, इसका पॉलिटिकल, इसको फिजियोग्राफी वाला जो पार्ट है दोनों का मिला जुला के अध्ययन, इसके नगर का भी अध्ययन करें, इसके कार्य पद्धति का अध्ययन करें, कौन सी खेती होती, कौन सा व्यवसाय होता है, कौन सा तट किस लिए महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण आपके लिए होना चाहिए। न कि किसकी तटीय लंबाई सबसे अधिक है और किसकी तटीय लंबाई सबसे कम है। ये तो जनरली प्रश्न है, ये सभी बच्चे जानते हैं, पूछते रहते हैं यद्यपि इसमें भी काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उनका विषय है जो कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन आप लोग कंफ्यूज ना होइए, आप ये सब चीजों को क्लियर किए रहिए और
जैसे बताया अभी आपको पश्चिमी तट के बारे में, चाहे वो कच्छ हो, काठियावाड़ हो, कोंकण हो और मालाबार, दक्षिणी तट हो, किन किन विषयों को आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसका हर तट की अपनी अपनी विशेषता है। इसको अब इस तरह से अध्ययन करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर साबित होंगे। जय हिंद।